कहते हैं कि अगर सुबह अच्छी हो तो आपका पूरा दिन बहुत बेहतर गुजरता है। आज की सुबह और भोरे भोर के इस एपिसोड में हम आपको आपकी सुबह बहुत बेहतरीन करने जा रहे हैं और कुछ ऐसी खबरें आपके सामने लेकर के आए हैं जिन खबरों को सुनने के बाद, देखने के बाद आप बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने जो वोट दिए थे वो वोट किसको दिए थे? ये सवाल आपके लिए है। अगर आपके पास इसका जवाब है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आज हम आपके साथ 1 to 1 करने के मूड में हैं। क्योंकि लगातार हम खबरें तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन बिहार कहाँ जा रहा है, बिहार की बागडोर किसके हाथ में है, ये जानना आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अंततः आपने वोट दिया था, किसे वोट दिया था, किसकी सरकार के लिए आपने वोट दिया था, ये सामने तो नज़र आ रहा है पर असमंजस से नज़र आ रहा है। स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तीसरे नंबर के जिस पार्टी को आपने तीसरे नंबर पे रखा, उस पार्टी के प्रधान को इस राज्य का बागडोर सौंप दिया गया। जो नंबर 1 की पार्टी है वो विपक्ष में है और नंबर 2 की पार्टी नंबर 3 वाले पर उंगली दिखा दिखा करके और इशारा कर करके सरकार चलवा रही है। बात यहीं तक सीमित नहीं है, बात यहाँ से देश तक पहुँच गई है। क्योंकि बिहार अब देश की बागडोर के साथ साथ देश के फैसलों में अपनी भूमिका निभाएगा। 2019 से ले करके अभी तक 2021 लगभग 2 साल तक किसी बिहारी ने ये नहीं पूछा होगा कि केंद्र की सरकार कैसे चल रही है और केंद्र की सरकार का बिहार की सरकार से क्या लेना देना है। हाँ, इतना ज़रूर था कि डबल इंजन की सरकार बार बार कही जा रही थी और ये डबल इंजन की सरकार अब वास्तव में डबल इंजन की हो गई है। क्योंकि 2019 में नीतीश कुमार ने इसे डबल इंजन लगाने से मना कर दिया था। कहा था कि बिहार में जिस इंजन से गाड़ी चल रही है हम उसी इंजन से चलाएंगे और आप केंद्र चलाएं। लेकिन अब वास्तव में ये डबल इंजन की सरकार हो गई है और इस पूरे रेल की पटरी पर 2-2 इंजन बिहार और देश दोनों को चलाएंगे। हालांकि प्रतिनिधित्व के सवाल पर आपके निश्चित रूप से ज़मीन खिसक गई है। क्योंकि जिन बातों को लेकर के 2019 में नीतीश कुमार ने पैर पीछे खींच लिया था वो आज भी सवाल जिंदा था। लेकिन सवाल कई नए उपज गए। पहला सवाल तो ये उपजा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा एलजेपी के साथ क्यों किया। जहां एक तरफ चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ा, ये कहते हुए कि एनडीए का हिस्सा नहीं रह करके भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अकेले चुनाव लड़ने का फैसला एलजेपी की पूरी पार्टी का था। अध्यक्ष ने जब फैसला किया तो उस समय किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। रामविलास पासवान की मृत्यु हो जाती है और कहीं ना कहीं जो प्लान चल रहा था उस प्लान से चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है एनडीए से। नीतीश कुमार की रणनीति काम कर जाती है और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ करके पिछले बेंच पे बैठ करके नीतीश कुमार द्वारा किए जा रहे फैसलों का चुपचाप स्वागत करती है। लेकिन आज नीतीश कुमार चुपचाप है। सवाल इसीलिए खड़ा होता है कि आखिर बिहार में बहार है। ये सवाल आपके लिए है। आप महसूस करते हैं कि बिहार में बहार है, किसकी सरकार है, ये भी एक सवाल है। और इन दोनों सवाल के जवाब आप खुद में खोजिए और खोज करके हमें भी बताइए। हमारी नज़र में नीतीश कुमार जी का कहना ये है कि नीतीश कुमार जी बिहार को चला रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी बिहार को चला रहे हैं तो फिर पार्टी कौन चला रहा है? अगर पार्टी नीतीश कुमार के हाथ से बाहर है तो फिर बिहार में बहार कैसे हो सकता है? इसके साथ ही सवाल और कई खड़े हैं। सुशील मोदी या उनके साथ नीतीश कुमार के साथ की मैं बात कर रहा हूँ, जुड़े हुए जितने भी साथी उनके थे धीरे धीरे उनसे अलग हो रहे हैं या फिर उन पर भारतीय जनता पार्टी की पैनी निगाह है। जो नीतीश कुमार के करीब आते जाते हैं उसे किसी न किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी उनसे अलग करती जाती है। ये सिलसिला 2020 से शुरू हुआ है। हालांकि 2017 में यही सुशील मोदी हैं जिन्होंने
कहीं ना कहीं उस माहौल को बना दिया जिसमें हारी हुई बाजी भारतीय जनता पार्टी जीत गई और बिहार में उसकी सत्ता काबिज हो गई। 2 साल से भी कम वक्त लगा था, लेकिन 2 साल के बाद 2019 में चुनाव हुए और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार से बदला लेना शुरू कर दिया। हालांकि 2020 के चुनाव में एक बार फिर से नीतीश कुमार हावी हुए, क्योंकि तब उनके पास संख्या ज़्यादा थी और उन्होंने थाली में सजाकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार सौंपा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 कदम पीछे हटकर शेर की तरह वार करने का प्लान बना लिया था और ये वार लगभग हो चुका है। आपने देखा होगा कि किस तरह से ललन सिंह, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीब हैं, हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि ललन सिंह के लिए 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी और जदयू के बीच में किस तरह का द्वंद्व और जंग छिड़ा था। कई ऐसे मोर्चे आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने ज़बरदस्त मजबूर किया था। पहले तो उन्होंने एलजेपी के साथ बैठ करके, और कई ऐसी बातें हैं जिसको बताना बहुत ज़रूरी होता है। आपको याद होगा कि जिस समय नीतीश कुमार जी 2017 में जा रहे थे एनडीए में, तब रामविलास पासवान बड़ी असहज महसूस कर रहे थे। ये बातें तब मीडिया के सुर्खियों में बहुत धीरे से आई थी, लेकिन सब कुछ संभाल लिया था अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने वादा किया था कि सब कुछ ठीक रहेगा, आपका बेटा चिराग काफ़ी होनहार है, इस पर मेरा साया है, मेरा हाथ है, इसके फैसले बहुत अच्छे हैं। इन सारी बातों को करके उन्होंने कहा था कि सामंजस्य से बैठ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। और 2019 के चुनाव के बाद जब ये सारी चीज़ें बदलने लगीं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हुआ। 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार ने अपने संख्या बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को अपने जीते हुए सांसदों को बैठाने के लिए मजबूर कर दिया। आज वही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को, यहाँ तक कि उन्हें मंत्रिमंडल के विस्तार में बुलाया तक नहीं गया। इससे पहले कई बातें हुई, नीतीश कुमार से बातचीत तक नहीं हुआ जब वो इलाज कराने गए थे। इन सारी बातों को लेकर के विपक्ष पहले से कहता आ रहा है, और विपक्ष ही क्यों, सरकार में बैठे लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं। जो बात हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने भी कई बार कही है, और उस दिन से उन्होंने कहना शुरू कर दिया है जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद कहे थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मजबूर कर दिया। आज एक मजबूर मुख्यमंत्री बिहार को कितना मजबूर कर रहा है, ये बातें आपको देखने को मिल रही होगी। पार्टी में तो मजबूर हैं ही, बिहार में भी नीतीश कुमार बहुत मजबूर हैं। उनके मंत्री तक, जो कल तक उनके सामने खड़ा नहीं होते थे, वो उनके फैसले पर उंगली उठाते हैं और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। ये एपिसोड बड़ा लंबा चलता है और कई तरह की बातें होती हैं। ललन सिंह, जिनके चलते 2019 में कई लोगों को अपनी सीटें बदलनी पड़ी, यहाँ तक कि वही वीणा देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी, जिन्होंने प्रण कर लिया कि अगर वो मुंगेर से चुनाव लड़ती हैं तो ठीक है, नहीं लड़ती हैं तो वो चुनाव तक नहीं लड़ेंगी। आज वही सूरजभान सिंह एलजेपी को तोड़ने के महारथी कहे जा रहे हैं। हालांकि तोड़ने में ललन सिंह का भी बहुत बड़ा हाथ था। सूरजभान सिंह को क्या मिला इस तोड़फोड़ से, ये तो सूरजभान सिंह ही बता सकते हैं, लेकिन उनके इस प्रयास से और ललन सिंह के प्रयास से एक बात तो पक्का हो गई कि सवर्णों की एंट्री बंद हो गई। खास करके अगर बात करें जदयू से, आज सवर्ण अपने आप को हाशिए पर, खास करके मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भूमिहार समाज पूरी तरह से गुस्से में है। ललन सिंह के लिए जो कुछ भी हुआ, आज उसको लेकर के आपने देखा होगा कि उनके प्रबल प्रतिद्वंदी जो हैं, अनंत सिंह के जो प्रतिनिधि हैं और आरजेडी के प्रवक्ता हैं बंटू सिंह ने क्या कुछ कहा, आप उससे अछूते नहीं हैं। इन सारी बातों को लेकर के ललन सिंह की क्या स्थिति होगी। लालू प्रसाद ने एक बात कही थी जिसका कि पहले ही खुलासा किया था तेजस्वी यादव ने कि ये सरकार 90 दिनों की मेहमान है, 90 दिनों के अंदर में गिर जाएगी। दिल्ली में बैठक का दौर शुरू हो गया है। लालू प्रसाद से मिलने के लिए कई लोग गए हैं। इन लोगों में अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार निश्चित रूप से असहज हैं,
भले ही उनके पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल हो, लेकिन सांप तो ज़रूर लौट रहा होगा नीतीश कुमार और उनके बहुत करीबियों के। सुशील मोदी आज बिल्कुल असहाय हो गए। जिस तरह का तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट करके उनको जवाब दिया है, वो भी आपको याद होगा। पशुपति कुमार पारस और RCP सिंह मंत्री बन गए हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। और पशुपति कुमार पारस को तो भाई की ही जगह मिली है, उसी भाई के बेटे को जिसे उन्होंने पार्टी और पावर दोनों से बेदखल कर दिया। आज पशुपति कुमार पारस जब शपथ ग्रहण कर रहे थे और उन्होंने अभिवादन जब किया तो उनके चेहरे बता रहे थे कि वो कहीं ना कहीं उस भाव को नहीं छुपा पा रहे हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो गलती ज़रूर की है या कुछ जाति ज़रूर की। लेकिन राजनीति में इन सब बातों का कोई महत्व नहीं होता है। राजनीति में आपके हाथ में कुर्सी आनी चाहिए, चाहे मौका जो भी हो। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी खबरें हमने आपको बताई थी कि उपेंद्र कुशवाहा जब स्वीकार्य हो सकते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद एक दूसरे को गले लगा सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार, तो चिराग पासवान क्यों नहीं? क्या मौका आ रहा है जब RCP सिंह के इस फैसले के बाद एक बार फिर से आप कहें कि बिहार में बहार है, किसकी सरकार है? क्या नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं? वो अपने मुख से सब कुछ कर पा रहे हैं? उन्होंने बड़ी बेचारगी जाहिर की थी जब कल 2 दिन पहले पत्रकारों ने उनसे सवाल किए थे और चुपचाप गुमसुम बैठे हुए नज़र आए। कोई जवाब उनके पास नहीं था। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और मात्र 1 सीट जदयू को मिली, अगर LJP के पशुपति कुमार पारस को छांट दिया जाए तो मामला यहाँ भी अटक गया है। चिराग ने सीधे तौर पे स्वीकार ही नहीं किया है LJP कोटे से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अगर ऐसा हुआ है तो ये कानूनन गलत है, नियम विरुद्ध है और इसके लिए वो कानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने क्या नीतीश कुमार को उनकी औकात बताई है या फिर नीतीश कुमार के खेमे में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर दी है, जिसके लिए नीतीश कुमार को जिस बेचारगी से ये कहना पड़ा कि मैं नहीं जानता हूं कि मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या होगा, मैं नहीं जानता हूं कि बिहार में क्या होगा, मैं नहीं जानता हूं कि इस देश में क्या होगा, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का भी उन पर कोई अधिकार नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो छल हुआ है, जैसा कि नियमों का हवाला देकर के सुर्खियों में आया ये बात, हमारी बातचीत जब हो रही थी तो ऑफ द रिकॉर्ड कई नेताओं ने कहा कि हमारे साथ भी नीतीश कुमार ने इसी तरह का छल किया था। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को छला है, उन्हें तो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन जो पार्टी के नियम हैं, कानून हैं, वो ये कहते हैं कि अध्यक्ष ही सर्वे सर्वा होता है और अध्यक्ष ही विधिवत रूप से कहा जाए, संवैधानिक रूप से कहा जाए तो संसदीय दल का अध्यक्ष होता है। उसे हर फैसले लेने का पूरा अधिकार है। इसका मतलब है कि एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को ठगा और छला गया है। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि अध्यक्ष बन जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन RCP सिंह क्या अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए ये कहना ज़रूरी हो गया है आज के भोरे भोर में कि बिहार में बहार है, ये आपको उसे जवाब देना है और किसकी सरकार है इसका जवाब भी आपको ही देना है। यहीं विराम देते हैं भोरे भोर में। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और भी खबरों के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।